क्या आपने कभी सोचा है कि जोमैटो, क्रेड या फ्लिपकार्ट जैसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स ने अपने अर्ली डेज में इन्वेस्टर्स को कैसे कन्विंस किया होगा? तो भाविश अग्रवाल ने अर्ली इन्वेस्टर्स को सिर्फ एक ऐप का आइडिया नहीं बताया होगा एंड उन्होंने दिखाया कि यूजर एक्विजिशन फनल कैसे वर्क करेगा और ऑर्डर्स कैसे स्केल होंगे। अगर हम बात करें पॉलिसी बाजार, तो वो गूगल एड से कैसे कस्टमर्स लाएंगे, कंटेंट मार्केटिंग से कैसे कस्टमर आएंगे, पार्टनरशिप्स करके कहां से कस्टमर्स आएंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर स्टार्टअप फाउंडर और फ्यूचर एंटरप्रेन्योर के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। दैट इज हाउ टू डू फाइनेंशियल मॉडलिंग फॉर इन्वेस्टर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि जोमैटो, क्रेड या फ्लिपकार्ट जैसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स ने अपने अर्ली डेज में इन्वेस्टर्स को कैसे कन्विंस किया होगा? उनके पिच डेक्स में नंबर्स और प्रोजेक्शंस क्या रहे होंगे? यही हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे स्टार्टअप फाइनेंशियल मॉडल्स का यूज करके इन्वेस्टर्स को आप कन्विंस करते हैं, आप उनका भरोसा जीतते हैं, आप उनका ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और फंडिंग सिक्योर करते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या CA, CFA, MBA परस्यू कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड की तरह वैल्यूएबल है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई फाइनेंशियल मॉडल्स मैटर टू इन्वेस्टर? तो ये समझते हैं कि इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल मॉडल्स क्यों चाहिए होता है। सबसे पहला रीजन है क्रेडिबिलिटी। फाइनेंशियल मॉडल एक स्टार्टअप की क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करता है। ये दिखाता है कि फाउंडर सिर्फ आइडिया पर्सन नहीं है बल्कि नंबर्स को भी समझता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें ओला की, तो भाविश अग्रवाल ने अर्ली इन्वेस्टर्स को सिर्फ एक ऐप का आइडिया नहीं बताया होगा, वो उन्हें पर राइड इकोनॉमिक्स, ड्राइवर एक्विजिशन कॉस्ट या कस्टमर को रिटेन कैसे करेंगे उसका पूरा डिटेल्ड मॉडल प्रेजेंट किया होगा। एंड दैट इज व्हाई he is able to convince the investors. Second is growth story का एक प्रूफ। इन्वेस्टर्स सिर्फ एक्साइटिंग आइडिया नहीं बल्कि स्केलेबल बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट करते हैं। दीपेंद्र गोयल के वर्ड्स में जोमैटो का इनिशियल पिच डेक मंथली एक्टिव यूजर्स और ऑर्डर फ्रीक्वेंसी के ग्रोथ को लेकर बहुत ज्यादा डिटेल में था एंड उन्होंने दिखाया कि यूजर एक्विजिशन फनल कैसे वर्क करेगा और ऑर्डर्स कैसे स्केल होंगे। तीसरा है फाइनेंशियल मॉडल इज यूज्ड एज एन असेसमेंट टूल। इन्वेस्टर्स हमेशा ये जानना चाहते हैं अगर मार्केट कंडीशंस चेंज हो जाए तो क्या होगा। फार्मइजी के फाउंडर्स ने जब कोविड आया, राइट, सो कोविड का इम्पैक्ट का एनालिसिस होने चाहिए। सो फार्मइजी के फाउंडर्स ये बताएंगे इन्वेस्टर्स को, ये कंफर्ट देंगे कि कंपनी वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड है या नहीं। सिमिलरली अगर डिलीवरी की बात करें तो उन्होंने अपने लॉजिस्टिक्स मॉडल में अगर फ्यूल प्राइस के फ्लक्चुएशन को अगर वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे कि कैसे फ्यूल की प्राइस बढ़ने से वो बिजनेस तब भी सस्टेनेबल होगा, ये उन्हें दिखाना पड़ेगा कि बिजनेस कितना रेजिलिएंट है, तभी इन्वेस्टर्स उन पर भरोसा करेंगे। अब बात करते हैं कि एक इन्वेस्टर रेडी फाइनेंशियल मॉडल में क्या होना चाहिए, इसके क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट इज रेवेन्यू मॉडल विथ क्लियर ड्राइवर्स। जो रेवेन्यू प्रोजेक्शंस है वो सिर्फ रफ एस्टिमेट्स नहीं होने चाहिए बल्कि क्लियर ड्राइवर्स से बैक किए हुए होने चाहिए। अब नाइका जब अपने अर्ली मॉडल्स बना रही है तो उन्हें रेवेन्यू स्ट्रीम्स को दिखाना पड़ेगा कि प्रोडक्ट सेल से हम इतना अर्न करेंगे या प्राइवेट लेबल से हम कितना अर्न करेंगे, ई कॉमर्स से कितना अर्न करेंगे। हर स्ट्रीम के लिए एक सेपरेट कैलकुलेशन उन्हें दिखाना होगा। इस तरह की कैलकुलेशंस आपने शार्क टैंक इंडिया पर भी देखी होगी। सिमिलरली अगर मैं डंजो की बात करूं तो उन्हें सिटी वाइज एक्सपांशन करना था, तो वो बताएंगे कि कैसे कस्टमर एक्विजिशन किया जाएगा, राइट। और ये जो कैक है अभी बहुत हाई है, वो कैसे चलकर आगे कम होगी, दैट शुड बी बिलीव बाय द इन्वेस्टर्स, अदरवाइज उन्हें कोई फंडिंग नहीं करेगा। सो फर्स्ट इज अबाउट रेवेन्यू। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट इज कस्टमर एक्विजिशन फनल। हर स्टार्टअप को क्लियरली दिखाना चाहिए कि कस्टमर्स कहां से आएंगे और कितने कॉस्ट में आएंगे। अगर हम बात करें पॉलिसी बाजार की, तो वो गूगल एड से कैसे कस्टमर्स लाएंगे, कंटेंट मार्केटिंग से कैसे कस्टमर आएंगे, पार्टनरशिप्स करके कहां से कस्टमर्स आएंगे, उसमें कितना कैक होगा, राइट, कितना कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होगा एंड वो कैसे इंप्रूव होगा ओवर टाइम, दैट नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड। सुगर कॉस्मेटिक्स की बात करें तो वो उन्होंने ये दिखाया था कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से कस्टमर एक्विजिशन का कॉस्ट काफी कम आता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। इनफैक्ट 40% कम आता है जब वो इन्फ्लुएंसर्स को यूज करते हैं। तो ये प्रूव करता है कि उनके पास एक गो टू स्ट्रेटेजी है जो कि काफी एफिशिएंट है मार्केट में एंटर करने के लिए। देन यूनिट इकोनॉमिक्स की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट। यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब है कि पर कस्टमर या पर ट्रांजैक्शन प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। ये किसी भी स्टार्टअप के फाइनेंशियल मॉडल का हर्ट होता है। अगर आप बिग बास्केट की बात करो तो वो अपने मॉडल में एवरेज ऑर्डर वैल्यू यानी कि AOV या ग्रॉस मार्जिन पर ऑर्डर या डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर
इनको क्लियरली ब्रेक डाउन करेंगे। वो ये दिखाएंगे कि मिनिमम ऑर्डर वैल्यू कितनी चाहिए उन्हें प्रॉफिटेबिलिटी लाने के लिए। सिमिलरली लेंसकार्ट की अगर बात करें तो आई ग्लासेस के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, या स्टोर रेंट एलोकेशन क्या है पर सेल, या ब्रांड मार्केटिंग का कैसे एट्रीब्यूशन हो रहा है। ये जो ओमनी चैनल अप्रोच लेकर चल रहे हैं ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, तो ये किस तरह से फायदा देगा कंपनी को, दैट नीड्स टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन द फाइनेंशियल मॉडल। फिर आते हैं एक्सपेंस स्ट्रक्चर पर। एक्सपेंसेस सिर्फ हाई लेवल कैटेगरीज में ही नहीं बल्कि डिटेल में ब्रेक डाउन होनी चाहिए। तो किसी भी कंपनी को अपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बताने होंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बताना होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बताना होगा, एंड दैट नीड्स टू बी रिफ्लेक्टेड इन देयर कैश फ्लोज। इसके अलावा हर इंडस्ट्री के कुछ स्पेसिफिक मेट्रिक्स होते हैं जो इन्वेस्टर्स पर्टिकुलरली देखते हैं। अगर आप किसी SaaS स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल फ्रेशवर्क्स या ज़ोहो, तो उसमें आप मेजर करोगे कि मंथली रिकरिंग रेवेन्यू क्या है, MRR जिसे हम बोलते हैं, या कैक क्या है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, या LTV क्या है, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर, या फिर चर्न रेट क्या है। दीज थिंग्स नीड्स टू बी ऑब्जर्व्ड। अगर आप ई कॉमर्स कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं लाइक मिंत्रा या मीशो, तो आप फोकस करोगे कि उनका GMV क्या है, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, या अगेन एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, रिटर्न रेट क्या है, कस्टमर रिटेंशन मैट्रिक्स क्या है। फिनटेक कंपनीज की अगर क्रेड या पेटीएम, तो उसके लिए आप चेक करोगे TPV यानी टोटल पेमेंट वॉल्यूम, टेक रेट, मंथली एक्टिव यूजर्स, ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंसी। दीज थिंग्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टअप्स के लिए फाइनेंशियल मॉडलिंग अप्रोचेस क्या क्या रहते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो कौन से स्टेज में है। अगर एक कंपनी प्री सीड या फिर सीड स्टेज में है, अर्ली स्टेज में, तो स्टार्टअप्स फोकस करते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स पर। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा मार्केट साइज का पोटेंशियल कितना बड़ा है। आप अगर मान लीजिए ओयो रूम्स की अगर बात करें, तो रितेश अग्रवाल ने इनिशियल डेज में एक होटल से डेटा कलेक्ट करके उसको एक्स्ट्रापोलेट करके अपना पोटेंशियल दिखाया होगा कि बजट होटल्स का कितना बड़ा मार्केट है इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज। सिमिलरली एथर एनर्जी ने हीरो से फंडिंग ली, राइट, सो दे वर स्ट्रगलिंग ऑन द कॉस्ट पार्ट, तो उन्होंने अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी पर R&D किया, राइट, इन्वेस्टमेंट किया। अब उसको जस्टिफाई भी करना होगा कि लॉन्ग टर्म में कैसे वो कॉस्ट रिडक्शन होगा, बिकॉज इनिशियली दे हैव बीन सेलिंग देयर स्कूटर्स एट लॉस। वो जितने में बना रहे हैं उससे कम में वो बेच रहे थे। तो अब ये जस्टिफिकेशन तो फाइनेंशियल मॉडल से ही कन्विंस कर पाएंगे वो कि कैसे उनका कॉस्ट कम होने वाला है, कैसे वो प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। सो दैट इज इन द कॉन्सेप्ट स्टेज। नेक्स्ट आते हैं सीरीज A या फिर B स्टेज। जब आप ग्रोथ स्टेज में एंटर कर गए तो स्टार्टअप्स को एक प्रूवन ट्रैक्शन या स्केलिंग का प्लान दिखाना होता है। अगर मैं शेयर चैट की बात करूं तो वो अपने सीरीज B राउंड में उन्होंने रीजनल लैंग्वेज के कंटेंट कंजम्पशन का डेटा यूज किया था, जिससे वो जस्टिफाई कर सके अपने एक्सपांशन प्लान्स को और अपने यूजर ग्रोथ के प्रोजेक्शंस। देन थर्ड स्टेज आता है लेट स्टेज या फिर जस्ट बिफोर द IPO, राइट, यानी कि प्री IPO स्टेज। तो जब एक स्टार्टअप मैच्योर हो जाता है तो फिर उसको चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि आज ओयो के साथ है, राइट। तो उन्हें सस्टेनेबल एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिखाना होता है। जैसे कि पेटीएम जस्ट बिफोर द IPO उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स का ब्रेकडाउन दिखाया कि कैसे वो कैश बर्न को कम करके प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएंगे। अगर मैं ड्रीम 11 की बात करूं तो वो फैंटेसी स्पोर्ट्स कैटेगरी के ग्रोथ को प्रोजेक्ट करते हुए रेगुलेटरी सिनेरियोस का इंपैक्ट दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर रेगुलेशंस में चेंज आता है तो उनके बिजनेस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। दिस इज व्हाट इन्वेस्टर्स वुड बी कंसर्न्ड विद। अब इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लेते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक कंपनी से, राइट। अलग अलग फंडिंग स्टेजेस में इन्वेस्टर्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो भी अलग अलग होती है। अगर एक इन्वेस्टर शुरू में यानी कि एंजल या फिर सीड फंडिंग के लिए आ रहा है तो उसका फोकस होता है कि ये मार्केट साइज वैलिड है या नहीं। इनके जो इनिशियल ट्रैक्शन के जो मेट्रिक्स है कि हाँ सेल्स आ रही है, यूजर्स आ रहे हैं, ये वैलिड है या नहीं, राइट। और ये जो कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं इसका कोई प्रूफ है या नहीं, ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चलेगा या नहीं, राइट। सो 12 to 18 मंथ का आपको एक डिटेल मॉडल चाहिए होगा विद मंथली प्रोजेक्शंस। मोस्ट एंजल इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टार्टअप्स एटलीस्ट ब्रेक इवन मोमेंट को आइडेंटिफाई कर सके, इवन इफ इट इज ईयर्स अवे। प्रॉफिटेबिलिटी नहीं चाहिए इस स्टेज में, पर ब्रेक इवन दिखना चाहिए। उसके बाद अगर सीरीज A फंडिंग की बात करें तो स्केलेबल बिजनेस मॉडल, कस्टमर एक्विजिशन एफिशिएंसी, यूनिट इकोनॉमिक्स वैलिडेशन, ये सब चीजें आप दिखाने की कोशिश करें। तो आप 2 से 3 साल का डिटेल प्रोजेक्शन बनाओगे विद क्वार्टरली ब्रेकडाउन्स। तो उसमें फिर की मेट्रिक्स रहेंगे कि आप कैक पेबैक पीरियड क्या है, ग्रॉस मार्जिन क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, ये सब आपको क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करना होगा।
देन सीरीज बी या उसके बाद के राउंड्स के लिए अगर बात करें तो वहां पर द गोल इज पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी। इन्वेस्टर्स को चाहिए कि आप मार्केट लीडरशिप कैसे हासिल करोगे, आपका कंपिटिटिव मोड क्या है। तो उसके लिए आप 3 to 5 ईयर प्रोजेक्शंस करोगे विद सेंसिटिविटी एनालिसिस, राइट, फॉर डिफरेंट सिनेरियोज कि कोई चीज़ चेंज होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बिजनेस पर। डिटेल्ड आपको डिपार्टमेंट वाइज बजट होना पड़ेगा, ज्योग्राफिक एक्सपेंशन के इकोनॉमिक्स चाहिए होंगे, पोटेंशियल एग्जिट सिनेरियो क्या है, राइट, आप इन्वेस्टर को एग्जिट कैसे दोगे। दिस इज व्हाट दे नीड टू अंडरस्टैंड। सो दोस्तों, हमने ये समझने की कोशिश की कि फाइनेंशियल मॉडलिंग कैसे स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। अब इसे क्विकली समराइज करते हैं। हमें मॉडल्स कोशिश करनी चाहिए कि हम बॉटम अप बिल्डअप करें, रफ एस्टिमेट से नहीं बल्कि ग्रैन्युलर एजम्पशन से मॉडल को बनाएं। हर मेट्रिक के पीछे लॉजिक और डेटा होना चाहिए। रेवेन्यू प्रोजेक्शन को चैनल वाइज करना चाहिए या प्रोडक्ट वाइज ब्रेकडाउन करना चाहिए। ऑलवेज डिफरेंट सिनेरियोस को लेकर चले। बेस केस की मोस्ट लाइकली आउटकम क्या है, पर अगर चीजें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाती तो कंजर्वेटिव केस में एक एजम्पशन लेकर चले। देन अगर चीजें एक्सपेक्टेशन से अच्छी निकलती है तो एक एम्बिशियस केस भी लेकर के चले। तो ये इन्वेस्टर को दिखाता है कि हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के लिए तैयार है। फिर आपको की ड्राइवर्स पर फोकस करना चाहिए। हर बिजनेस में 3 to 5 ऐसे क्रिटिकल मेट्रिक्स होते हैं जो उनकी सक्सेस को डिटरमाइन करेंगे। तो ऐसे की मेट्रिक्स को आपको आइडेंटिफाई करना होगा और उन्हें हाईलाइट करना होगा। सो जैसा मैंने बताया था, सास बिजनेस में, राइट, सैस बिजनेस में अगर है तो उसमें जो फोकस है वो होता है कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर, उनका चर्न रेट के ऊपर, एंड वो रेवेन्यू कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, एक कस्टमर से और कैसे ज्यादा रेवेन्यू निकाल सकते हैं। दिस इज व्हाट देयर फोकस कुड बी। इन्वेस्टर्स आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके लिए प्रिपेयर होना रहता है। नंबर्स याद रखना ही नहीं बल्कि अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है, बिकॉज आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स के साथ। तो आपको रेडी रहना होगा टू एक्सप्लेन एनीथिंग बिहाइंड योर assumptions, कि आपका क्या लॉजिक है वो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए टू द इन्वेस्टर्स। सो याद रखिए, फाइनेंशियल मॉडल सिर्फ नंबर्स का स्प्रेडशीट नहीं है, ये आपके बिजनेस का स्टोरी टेलिंग टूल है। इसको यूज करके आप इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर सकते हैं कि आपका स्टार्टअप सिर्फ इनोवेटिव नहीं है बल्कि फाइनेंशियली वायबल है। अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या CA, CFA, MBA कर रहे हैं तो फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल्स डेवलप करना आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा, चाहे आप एंटरप्रेन्योर बने या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।